वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या मेरा वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रहा है? यस और नो क्विक रिप्लाई देंगे। वेरी गुड, सभी को वॉइस क्लियर है। चलिए बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सीधा बात करते हैं पेपर की। मैं सीएस दिलीप चेनानी। फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं अकाउंट्स, पेपर नंबर 2। इंटर फाउंडेशन पास करके जैसे ही आप लोग इंटर के अंदर आते हैं तो आप मेरे से जुड़ेंगे कॉस्टिंग के लिए। पेपर नंबर 8 कॉस्टिंग 100 मार्क्स। पेपर नंबर 10 कॉस्टिंग एंड एफएम 100 मार्क्स का, जिसके अंदर कॉस्टिंग कितने मार्क्स की है? 50 की। ये ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही आप लोग न्यू सिलेबस में आ गए, फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी कॉस्टिंग कितने मार्क्स की है? 100। सेकंड ग्रुप में भी कॉस्ट वाला पार्ट कितने मार्क्स का है? 100। ओवरऑल कितने परसेंट हो गए? 200 मार्क्स। फाइनल के अंदर जाते हैं, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो पेपर नंबर 15 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कॉस्टिंग। मतलब फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, देन कॉस्टिंग। मतलब मेजर सब्जेक्ट की मेरे प्रपोर्शन की बात करूं तो कौन सा प्रपोर्शन है आपके लिए? कॉस्टिंग वाला पूरा का पूरा पार्ट है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपके पेपर नंबर 8 की। सबसे पहले मैं जो आपके लिए बात करने जा रहा हूं, मेरा मेन कंसंट्रेशन अभी आपका ग्रुप 1 न्यू सिलेबस की बात करें तो न्यू सिलेबस का पेपर नंबर 8, न्यू सिलेबस का पेपर नंबर जो 8 है, पेपर नंबर 8, जो कि रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? जो कि आके रिलेट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। हम लोग पूरे के पूरे इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पेपर कितने नंबर का आता है? पेपर आता है 100 नंबर का। पेपर कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आपका पेपर आता है। और पेपर को डिवाइड कर रखा है 3 छोटी छोटी कैटेगरीज के अंदर। पेपर को डिवाइड किया गया है छोटी छोटी 3 कैटेगरीज के अंदर, और वो कैटेगरीज हैं इस तरीके से। सबसे पहले कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 आपकी है 40%, जो कि आके कवर करेगी कितने मार्क्स? 40 मार्क्स का कवर अप करेगी। कैटेगरी 2 के अंदर 30%, एंड कैटेगरी 3 के अंदर भी आपका कितना परसेंट कवर किया जाता है? 30%। बात आती है सर, ये कैटेगरी किस अकॉर्डिंगली डिवाइड कर रखी है, कौन कौन से चैप्टर कवर अप कर रखे हैं? तो आपको मैं क्लियर कर दूं, जो हमारी कैटेगरी 1 है, इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा इंट्रोडक्शन आ जाता है। जब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की बात आती है, जब कभी किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालने की बात आती है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, फाउंडेशन पढ़ के आ रहे हैं क्या कुछ यहां से बच्चे? कुछ सीधा इंटर से कनेक्ट हुए हैं और कुछ फाउंडेशन से कनेक्ट हुए हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के ब्याफ पे भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं तो बीकॉम सेकंड ईयर के अंदर आपने कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा था, कॉस्टिंग की पूरी बुक पढ़ी थी क्या? उसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन जब किया जाता है तो उसके अंदर दो तरीके की कॉस्ट का कैलकुलेशन आपको बताया गया। कौन कौन सी बताई गई थी कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर काम में आता है मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। साथ में काम आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? ओवरहेड्स। क्या होता है? ओवरहेड्स। तो जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 के अंदर इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपके लिए मटेरियल का पूरा टॉपिक दे रखा है, आपके लिए पूरा का पूरा लेबर का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टॉपिक दे रखा है, साथ में आपको दे रखा है ओवरहेड्स। बाद में इन तीनों को कंबाइंड करके दे रखा है आपको कॉस्ट स्टेटमेंट। ऐसे करके टोटल 4 से 5 चैप्टर हैं जो कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कवर किए जाते हैं? कैटेगरी 1 के अंदर कवर अप किए जाते हैं।
ठीक है। आपने एक चैप्टर अपनी 12th क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर पासबुक और कैशबुक का क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। वैसे ही एक चैप्टर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो वो चैप्टर भी हमें किसके अंदर मिलेगा, कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर और कॉस्ट शीट के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो चैप्टर है, कंपेरेटिबिलिटी, कंपैरिजन मिलेगा हमें पढ़ने के लिए। तो ये चैप्टर जितना भी ये टॉपिक है वो कहां मिलेगा, हमें कौन सी कैटेगरी के अंदर मिलेगा, वो मिलेगा कैटेगरी नंबर 1 के अंदर, जो कितने मार्क्स की आती है, 40% मार्क्स की आती है। ठीक है। कॉस्ट शीट बना ली, कॉस्ट का कैलकुलेशन कर लिया। कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगे आपको, मेथड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे। और उन मेथड्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें देखने को मिलता है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, इसके बाद हमें देखने को मिलता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और एक टॉपिक मिलता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। इन सभी को मिला करके अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं, तो आपके टोटल कितना मार्क्स का ये कवर अप करते हैं, ये आपके टोटल 30% मार्क्स कवर अप करते हैं ये सारे टॉपिक। ये एक ही स्टडी नोट, एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ स्टडी नोट दे रखे हैं, तो आपके ये स्टडी नोट नंबर 3, जो कि आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्टडी नोट नंबर 3 कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। बात करते हैं स्टडी नोट नंबर 3, कॉस्टिंग को रिकॉर्ड करने के कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स के बाद कॉस्टिंग पूरी की पूरी कैलकुलेट करने के बाद उसकी कुछ क्या होती है, टेक्निक्स होती है। क्या होती है, टेक्निक्स। तो जैसे ही मैं कॉस्टिंग की टेक्निक पे जाता हूं, तो मुझे सबसे पहले टेक्निक मिलती है मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या मिलती है पढ़ने को, मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर मुझे पढ़ने को मिलती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक टेक्निक और है जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और जो लास्ट टेक्निक है उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं बजटिंग। ये हैं कॉस्टिंग की सारे के सारे मेथड्स। इसके अंदर एक टॉपिक और रह गया जिसका नाम है आपका, नहीं कंप्लीट है, मेथड्स, 5 मेथड्स। और टेक्निक्स मैंने आपको कितनी बताई, 4 टेक्निक्स, 1 2 3 4। मेथड्स मैंने आपको बता दिए 1 2 3 4 एंड 5। 5 और 4 9 टॉपिक, और 6 टॉपिक्स के समथिंग हमें पढ़ने को मिलेंगे। यहां पे कितने टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए, 6 टॉपिक, 6 5 4। और इन सभी को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो अराउंड हमें टॉपिक कितने पढ़ने हैं, 15। मॉड्यूल उठाओगे ना, तो मॉड्यूल के अंदर तो स्टडी नोट नंबर 1 2 3 4 5 5 करके खत्म दे रखे हैं, लेकिन ओवरऑल टॉपिक हमें कितने पढ़ने हैं, टोटल हमें कॉस्टिंग के अंदर टॉपिक पढ़ने हैं 15 टॉपिक पढ़ने हैं, तब जाके मेरा कॉस्टिंग का क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर मैं ओल्ड पैटर्न की बात करूं, तो ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो कॉस्टिंग कितने नंबर की है, सेकंड ग्रुप के अंदर 50 नंबर की, उसके अंदर केवल मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बस्टिंग, इसी का एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड हाई लेवल नॉलेज किसके अंदर दे रखी है, सेकंड ग्रुप के अंदर दे रखी है। न्यू सिलेबस के अंदर मिलेगा तो यही, लेकिन इसकी और भी क्या मिलेगी, ज्यादा डिटेल में हमें क्या करेगा, पढ़ने को मिलने वाला है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो ये आपका है पूरा का पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन पे। पेपर पैटर्न आपको बता दिया गया है कि पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, जो कि कितने नंबर का है, 20 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके छोटे क्वेश्चंस आते हैं कुछ, और बाकी बचे हुए 12-12 नंबर के आके कितने क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, 8, और 8 में से कितने करने हैं, 5 करने हैं। स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन है कंपलसरी। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं, पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट एंड ऑल, जल्दी से।
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं। क्या मेरा वॉइस आप लोगों तक प्रॉपरली आ रहा है या नहीं, उसके बारे में मुझे क्लियर करेंगे। चलिए, कर लिया सभी ने नोट, चलूं मैं आगे। देखिए, बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट तो आप लोगों के लिए नया हो गया, अकाउंटिंग आप लोगों के लिए नया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले मैं आज आपसे डिस्कशन ही करूंगा। किसके बारे में डिस्कशन करूंगा? मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं। किसके बारे में? अकाउंटिंग के बारे में। क्या होती है अकाउंटिंग? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? कोई भी डेटा आया जो कि किसके वे में होता है? मनी की टर्म में होता है। उसको रिकॉर्ड करना, उसकी समरी बनाना, उसको क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने के बाद उसका क्या करना? एनालाइज करना, क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। पढ़ी थी क्या 11th क्लास में जब अकाउंट्स उठाई थी? यही डेफिनेशन पढ़ी थी। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा इज नोन एज अकाउंटिंग। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग? हाँ या ना? जल्दी से रिप्लाई। हाँ पढ़ा था, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है, याद आ गया होगा। जो तुम्हारी 11th क्लास की बुक्स थी उसके अंदर आपने पढ़ा था जो अकाउंटिंग होती है ना, वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है पता है? एक तो आपने पढ़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप अपने पूरे के पूरे 12th के 11th और 12th की अकाउंटिंग पढ़ करके आते हैं। वो सारी की सारी कौन सी अकाउंटिंग पढ़ के आते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पढ़ करके आते हैं। दूसरा आपने पार्ट पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सा पार्ट पढ़ा? पढ़ा नहीं है। उसके अंदर मेथड दे रखा था। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की एक ब्रांच होती है जिसका नाम क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। टीचर से पूछा, बोला जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने से रिलेटेड अकाउंटिंग होती है ना, उस अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। यही बताया गया था। और एक थर्ड अकाउंटिंग पढ़ी थी आप लोगों ने, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि डायरेक्टली किससे रिलेट करती है? कंपनी के मैनेजमेंट से क्या करती है? रिलेट करती है। चीजों को मैनेज करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी अकाउंटिंग पढ़ते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम लोगों को पढ़नी तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आखिर पढ़नी क्यों है? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट दी कॉस्ट अकाउंटिंग? सर सीएमए कर रहे हैं, सीएमए का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसलिए पढ़ रहे हैं कॉस्ट। बाद में मैनेजमेंट है, सेकंड ग्रुप में पढ़ लेंगे मैनेजमेंट, काम खत्म, इसलिए पढ़ रहे हैं। यही तो रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर सबसे बड़ी बात, आखिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग आई तो क्यों आई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही चल रही थी ना तुम्हारी लाइफ के अंदर। कितनी अच्छी लाइफ थी। जर्नल एंट्री कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस बना रहे हैं। इतनी अच्छी लाइफ थी। 12th में आके पार्टनरशिप पढ़ ली, कंपनी अकाउंट्स पढ़ लिया, एनपीओ पढ़ लिया। अब तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। क्या कर दी? जिंदगी खराब। ये कॉस्ट अकाउंटिंग नया सब्जेक्ट लेके आ गए, बाद में लेके आ जाओगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
जिंदगी खराब नहीं हो रही तुम्हारी, जिंदगी तुम्हारी आबाद हो रही है। अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज लोगे, अलग अलग सब्जेक्ट की क्या लोगे, नॉलेज लोगे। तो सीएमए का नाम ही क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जितना बड़ा रोल नहीं है ना एक सीएमए की लाइफ में, उससे सबसे बड़ा रोल किसका आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा रोल आता है। ठीक है, जुड़े रहो मेरे साथ, पूरा मतलब समझाऊंगा। बचपन में पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, पढ़ा था क्या ऐसा कुछ, कि इनोवेशन इज द मेन थिंग फॉर दी नीड। अगर किसी चीज की नीड होती है तो नए नए क्या होते हैं, आविष्कार होते हैं। धरती पर दुश्मन आए तो बड़े बड़े महात्माओं ने क्या लिया, जन्म लिया। लिया था ना, बड़े बड़े महात्माओं ने जन्म लिया था। एक दो महात्मा यहीं बैठे होंगे जिनको अपनी लाइफ के कुछ उद्देश्य पूरे करने के लिए आए होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आत्मा, शोषण, धरती सब छोड़ो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो कमियां होंगी, उस कमियों को पूरा करने के लिए कौन सी अकाउंटिंग आई, कॉस्ट अकाउंटिंग आई। जो चीज मुझे कि जिस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट है, अगर मेरा काम, मेरी जो चीज अवेलेबल है उससे नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल सी बात है, नई चीज के पास जाऊंगा। आप मोबाइल फोन लेते हो, हर साल चेंज करते हो क्या, नहीं करते ना। जो तुम्हारे यूजेस हैं, अगर तुम्हारे यूजेस बढ़ जाएंगे तो तुम क्या करते हो, जो तुम्हारे यूजेस हैं वो यूजेस बढ़ जाते हैं, तो पहले से उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप क्या कर लेते हो, नया फोन ले लेते हो। होता है क्या, आजकल फोन के अंदर दिक्कत आती है रैम की। पहले 2 GB का था, अब मेरे को रैम की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, 4 GB रैम चाहिए, तो मैंने पहले वाला चेंज कर दिया दूसरा वाला, क्योंकि रैम तो बढ़ ही नहीं सकती। ये जो पैनल दिख रहा है, इस पैनल के अंदर भी वेरिएंट आते हैं, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। जब तक मेरा काम 4 GB से चल रहा था मैंने 4 GB लगाया, अब मेरा काम 8 GB से भी नहीं चलता, तो मैंने इसकी रैम बढ़वा के कितनी कर दी, 16 GB। मतलब चेंज लाइफ का नेसेसरी है ना, लाइफ के अंदर चेंजेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही जो चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता पाई, तो मेरे यूजेस को पूरा करने के लिए मैं किसके पास गया, कॉस्ट अकाउंटिंग के पास। लेकिन पहले एक बात बताओ, पहले तुम्हें इसके यूजेस पता होने चाहिए क्या, नहीं होने चाहिए। भाई मेरे को किसी दूसरे पर्सन के पास जाना है, तो पहले पर्सन के पास क्या कमी रह गई, उसको पूरा, उसको तो चेक करूंगा, उसके बाद ही तो मैं इसके पास आऊंगा ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में करेंगे, कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐसा क्या था जो कमियां रह गई, तो हम लोग किसके पास आए, कॉस्ट अकाउंटिंग के पास आए। तो सबसे पहली चीज सुनना और समझना, यह आपको भी पता है कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या क्या देती है। बताओ क्या क्या देती है, हमें किसी भी चीज का क्या निकालना हो, प्रॉफिट और लॉस निकालना हो, तो हम किसके पास जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास जाते हैं। और अगर मुझे मेरे बिजनेस की क्या पता करनी हो, रियल पोजीशन पता करनी हो, तो भी मैं किसके पास जाता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास जाता हूं। और अगर मुझे मेरे बिजनेस का कैश फ्लो की क्या पता करनी हो, पोजीशन पता करनी हो, तो भी मैं किसके पास जाता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास जाता हूं। अगर मुझे मेरे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या बनाता हूं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं क्या, प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए। प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। बिजनेस की रियल पोजीशन का पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और अगर मुझे मेरे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन का पता करना है, तो उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना। दूसरा बिजनेस की रियल पोजीशन का पता लगाना। और तीसरा कैश फ्लो की पोजीशन का
पता लगाना। अब प्रॉफिट एंड लॉस का अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट। बिजनेस की वैल्यू का पता करना है तो बैलेंस शीट, और कैश फ्लो का पता करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ, आखिर ये इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? पता है कैसे बनता है इनकम स्टेटमेंट? बताना। सारे बच्चों को पता है इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, बताओ बोलो। हाउ वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, कि इनकम स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट को बनाने की जो टेक्निक होती है वो बनता है ऐसे। कैसे? सारी की सारी इनकम में से किसको लेस कर दो? एक्सपेंसेस को लेस कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाता है? या तो प्रॉफिट आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। जितनी भी मेरी इनकम है उस इनकम में से मैं सारे के सारे एक्सपेंसेस को लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन, प्रॉफिट और लॉस का मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ डिटेल के अंदर डिस्कशन करूंगा कि आखिर प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कैसे किया। प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट थे। पहला एलिमेंट क्या था? इनकम। सबसे पहला एलिमेंट क्या था? इनकम। अब मुझे बताओ इनकम कौन कौन सी होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम? इनकम कितने टाइप्स की होती है? अगर मैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इनकम कितने तरीके की होती है? If I talk about income, then how many type of incomes are there? नहीं पता? बेटा ऑनलाइन बच्चे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? इनकम। तो इनकम कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है क्या इनकम? कौन कौन सी? एक तो होती है बिजनेस इनकम, और दूसरी आप क्या बोल रहे हो? सही है क्या? हाँ ऑनलाइन। नाम लेके बुलाना पड़ेगा या अपने आप ही रिप्लाई दे देंगे मेरे सारे ऑनलाइन बच्चे? वेरी गुड। इनकम दो तरीके की, बिजनेस इनकम और नॉन बिजनेस। इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस इनकम कौन सी होती है? बिजनेस इनकम का दूसरा नाम आपने मेरे को क्या बताया? सर इसको ऑपरेटिंग बोल लो, और इसको कौन सी इनकम बोल लो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल लो। ठीक है, बोल लिया। तो मुझे ये तो बताओ बिजनेस इनकम कौन सी होती है? जो बिजनेस से रिलेट करती है। बस ये लिख के आओगे अगर एग्जाम में किसी ने पूछ लिया तो? क्यों लिख के आऊंगा? मैं तो यहां पे एक छोटी सी डिटेल लिखूंगा। इनकम अर्न्ड बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैं लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुड्स को क्या करता हूं? सेल करता हूं, तो उससे मेरे को क्या मिलेगी? इनकम होगी। और अगर मैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगी? तो भी मुझे क्या होगी? इनकम होगी। मतलब अगर मैं बिजनेस इनकम के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, बिजनेस इनकम के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो इनकम मैंने आपको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करके बता दी? दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके बता दी। एक तो किससे रिलेट करती है? गुड्स से रिलेट करती है। दूसरी किससे रिलेट करती है? सर्विसेज से रिलेट करती है। तो इधर एक चीज देखना, जब जो इनकम गुड्स से रिलेट करती है, अगर कोई इनकम गुड्स से रिलेट कर रही है तो गुड्स के अंदर पहले क्या करना पड़ेगा? पहले रॉ मटेरियल को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? फिनिश गुड्स के अंदर। बाद में फिनिश गुड्स को क्या करना पड़ेगा? मार्केट में सेल करेंगे, और सेल से जो भी पैसा आएगा वो हमारी कौन सी इनकम कहलाएगी? बिजनेस इनकम या फिर ऑपरेटिंग इनकम। एग्जाम्पल, मैं हूं प्लास्टिक का बहुत बड़ा व्यापारी। उस प्लास्टिक का यूज करके मैं बनाता हूं माउस। चूहों की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्यूटर के क्या आते हैं? पार्ट्स आते हैं, माउस। तो वो माउस बनाकर
बना करके मैं मार्केट में क्या करता हूं, सेल करता हूं। तो उसको सेल करने से जो भी अमाउंट मेरे पास आएगा वो मेरी कौन सी इनकम कहलाएगी, बिजनेस इनकम कहलाएगी। क्लियर। साथ में ये तो मेरा साइड बिजनेस है, साथ में मैं क्या करता हूं, आपके सामने आप लोगों को क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर जो भी अमाउंट आप लोग मुझे पे करके जाएंगे, क्या वो मेरी इनकम का पार्ट होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो मतलब सबसे पहले अगर मैं सर्विसेज के अंदर जाता हूं तो क्या आएगा, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के बाद टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर। इसके अलावा भी होते हैं क्या और सेक्टर, टूरिज्म के अलावा और कौन सा सेक्टर होता है बताना। एजुकेशन, चलो प्रोफेशनल अलग से लिखते हैं, सीए, सीए में सीएस वाला, प्रोफेशनल, हॉस्पिटल ले लूं क्या, ठीक है। इनसे जो भी मेरे को पैसा मिलेगा वो सारी की सारी कौन सी इनकम कहलाएगी, बिजनेस इनकम कहलाएगी। कौन सी इनकम कहलाएगी, बिजनेस इनकम कहलाएगी। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके, ये तो हो गई हमारी बिजनेस इनकम के बारे में पूरी की पूरी डिटेल। सभी को क्लियर है क्या, एकदम क्लियर होगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, नॉन बिजनेस इनकम, विच इज अर्न, इनकम which is earned by the other sources, income which is earned by the other sources। कौन कौन से होते हैं अदर सोर्सेस बताना। भाई साहब बिजनेस से बहुत पैसा कमाया, हमारे एक कमल नाम का बच्चा है, उसने बहुत सारा पैसा कमाया, उस पैसे को बैंक के अंदर रख करके आ गया, बैंक को रख करके आया, बैंक में पैसा रख के आया, बैंक वालों ने क्या दिया, इंटरेस्ट। बैंक वालों ने क्या दिया, पैसा आएगा, पैसा तो आएगा। तो वो जो पैसा आया वो बिजनेस का पार्ट था क्या, नहीं था ना। तो वो कौन सा हो गया, नॉन बिजनेस। तो यहां तो पहले लिख दिया। एक था राजू, एक था राजू, वो नहीं बचपन में देखा वाला नहीं, ठीक है, राजू। राजू ने जो पैसा बिजनेस से कमाया था वो कर दिया शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट, और कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने क्या दिया, डिविडेंड दिया। क्या दिया, डिविडेंड। एक था मेरा हर्षू प्यारा, छोटा सा नन्ना सा, उसने क्या कर दिया, उसने काम किया, अपना नॉर्मल काम तो करता था बिजनेस को सेल और परचेज करने का, एक काम करना और एजेंट बन गया। वो क्या बन गया, एजेंट, प्योर हिंदी में बोलूं दलाल। क्या बन गया, एजेंट बन गया। अब एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन। उसका मेन काम वो नहीं था, फिर भी उसने काम अलग से अपने बिजनेस के अलावा एक दूसरा काम कर रहा था जहां से उसको क्या मिलता था, कमीशन। तो क्या बिजनेस का पार्ट है क्या, नहीं है ना। तो ये भी कौन सी हो गई, नॉन बिजनेस। चलिए नोट करेंगे यहां तक जल्दी से, कि जो बिजनेस के अंदर इनकम होती है वो इनकम दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग जो बिजनेस से रिलेट करती है। अब हर पर्सन जिंदा रहने के लिए बिजनेस तो करेगा ही करेगा, दो तरीके से करेगा, या तो गुड्स को बेचेगा, या फिर लोगों को क्या प्रोवाइड करवाएगा, सर्विसेज। गुड्स को बेचने के लिए पहले रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलेगा, फिनिश गुड्स को मार्केट में क्या करेगा, सेल करेगा। सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा तो कौन कौन सी कर सकता है, या तो मेरी तरह बन जाए, एजुकेशन प्रोवाइड करवा ले, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में चला जाए, आईटी सेक्टर में जा सकता है, टूरिज्म के अंदर जा सकता है, प्रोफेशन के अंदर जा सकता है, या लोगों को क्या कर सकता है, हॉस्पिटल के अंदर। और इनसे जो भी इनकम होती है वो घर पे तो रखेगा नहीं, या तो उसको बैंक में रखेगा, तो बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, या फिर किसी कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या देगी, डिविडेंड देगी। उनके अलावा एक काम और कर लो, प्रॉपर्टी बहुत सारी परचेस कर लो,
परचेस करोगे उसको किस पे दे दो, रेंट पे दे दो। अगर रेंट पे दोगे तो एक नई इनकम और जनरेट हो जाएगी, कौन सी, रेंट रिसीव्ड। कौन सी इनकम जनरेट होगी, रेंट रिसीव्ड। तो ये होती है हमारी सारी की सारी बिजनेस की इनकम्स। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। अभी हम लोगों ने बात की कि बिजनेस के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है इनकम और दूसरी कौन सी चीज होती है, एक्सपेंसेस। इनकम प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम में से किसको माइनस कर दो, एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। तो अब हम लोग चलते हैं किसके पास, जस्ट अ सेकेंड। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में। अब एक्सपेंसेस भी जैसे इनकम दो तरीके की होती है, वैसे एक्सपेंसेस भी कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएंगे बिजनेस और एक हो जाएंगे नॉन बिजनेस। बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, ऑपरेटिंग। और जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। अगर मैं सिंगल वर्ड में इसकी बात करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, रिलेटेड विद द बिजनेस। और इधर क्या लिखेंगे, नॉट रिलेटेड विथ बिजनेस। ये बिजनेस से रिलेट करते हैं और ये बिजनेस से रिलेट नहीं करते हैं। मुझे बताओ बिजनेस कितने तरीकों से होता है, दो तरीकों से। या तो गुड्स बना लो, या तो क्या करो, गुड्स बना करके मार्केट में सेल कर लो, या लोगों को क्या प्रोवाइड करवा दो, सर्विसेज। तो मैं तो गुड्स की बात करता हूं। मैं किसका धंधा करता था, प्लास्टिक का। प्लास्टिक के क्या बना करके बेचता था, माउस। माउस को सेल करने से जो पैसा आता था उसे बोलते थे इनकम, बिजनेस इनकम। माउस बनाने में खर्चा करना पड़ेगा क्या, हाँ या ना, क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। माउस बनाने के लिए पहले तो मेरे को क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, लेबर को कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, फैक्ट्री के अंदर काम चलेगा तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। मटेरियल बन करके कहां लेके आऊंगा, ऑफिस के अंदर लेके आऊंगा, ऑफिस के अंदर स्टाफ को अपॉइंट करूंगा कि भाई दूसरी जगह पे पता कर किसको कितने की रिक्वायरमेंट है, तो ऑफिस के खर्चे भी तो होंगे ना। ये आ गए मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस। किसके एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस। और ऑफिस के एक्सपेंसेस के बाद और कौन से एक्सपेंसेस हो गए, प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करने जाऊंगा, सेल करने के लिए जाऊंगा, तो मुझे कौन से एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अब एक बात बताओ, क्या कभी बिजनेसमैन खुद की सैलरी को अलग से रिकॉर्ड करता है, करता तो है, लेकिन क्या वो बिजनेस से रिलेट करती है क्या, तुमने जो कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है, अगर मार्केट में किसी को वो पैसा दे देते, वो तुम्हें इंटरेस्ट देता, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या वो बिजनेस की कैपिटल का पार्ट है क्या, वो बिजनेस के एक्सपेंसेस का पार्ट है क्या, जी नहीं। आपके बिजनेस के रिलेटेड एक्सपेंसेस केवल ये हैं। लेकिन जो आपकी खुद की सैलरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस और नॉट, नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक्स के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा है, पढ़ा है क्या, इंप्यूटेड कॉस्ट और नॉन इंप्यूटेड कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। खुद की सैलरी को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, रिकॉर्ड करते हो लेकिन वो बिजनेस की नहीं होती है। तो जब हम लोग एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खुद को जो सैलरी प्रोवाइड करते हैं उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, और जो खुद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको भी क्या करते हैं,
रिकॉर्ड करते हैं ना रिकॉर्ड तो। लेकिन क्या ये हमारे बिजनेस का पार्ट है क्या? नहीं। हमारे बिजनेस का पार्ट है जो प्रोडक्ट से सीधा का सीधा क्या करता है, लिंकअप करता है। जो प्रोडक्ट से सीधा का सीधा क्या करता है, लिंकअप करता है। अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं, मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, तो यहां के एक्सपेंसेस क्या होंगे? यहां का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। क्या ये जो मैंने कैपिटल इतनी सारी इन्वेस्ट कर रखी है, उसके ऊपर अगर मैंने लोन लेकर के ये इन्वेस्टमेंट किया होता, तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूं, क्या उससे तुम्हें कोई लेना देना है? कंज्यूमर को कोई लेना देना है क्या उस चीज से? कंज्यूमर तो बोलेगा उससे हमें क्या लेना देना। हमें तो किससे लेना देना है? हम आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, यहाँ का रेंट लग रहा है, हमें केवल इससे मतलब है। बाकी आप जानो और आपका काम जाने, यही बात है ना। हमारे जो इंटरनेट चार्जेस है वो तो आपके लिए आ रहे हैं काम में, लेकिन जो इंटरेस्ट का पेमेंट मैं बाहर कर रहा हूं वो आपके काम में। आप क्या बोलोगे, ये हमसे तो रिलेट नहीं करता। अब आपकी मर्जी, आप पैसा खुद का लगाओ तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर खुद का भी पैसा लगाऊंगा, अगर मैं उसको किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करता, तो वहां से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता। उस बेनिफिट को छोड़ करके मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस जा रही है ना। तो क्या ये बिजनेस की है क्या? ये बिजनेस की नहीं है। ये कौन से एक्सपेंसेस के अंदर आता है? नॉन बिजनेस के एक्सपेंसेस के अंदर आता है। नोट कर लो जल्दी से। नोट इट फास्ट। चले आगे। मतलब अगर अगर हमें पी एंड एल अकाउंट बनाना है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? बोलना, क्या बोल रहा था मैं? अगर हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे किन चीजों की जरूरत है? मुझे दो चीजों की जरूरत है। जस्ट अ सेकेंड। मुझे जरूरत है दो चीजों की, और वो दो चीजें क्या क्या है? एक तो है मेरे इनकम, और एक है मेरे एक्सपेंसेस। इनकम भी दो तरीके की, बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम। एक्सपेंसेस भी दो तरीके के, बिजनेस और नॉन बिजनेस। इनकी मैं अगर डीप स्टडी करूंगा, तो मुझे किसके बारे में पता लग जाएगा कि मेरी कितनी इनकम हो रही है और मेरे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब मुझे अल्टीमेट बनाना है इनकम स्टेटमेंट। बताओ मुझे इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? बनाते हुए आए हो ना 11th 12th क्लास के अंदर। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते, बताना कैसे बनाते हैं। सर सेल्स, सेल्स में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दो, क्या लेस कर दूं? इसके अंदर से लेस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड कर दो ऑपरेटिंग इनकम, तो अल्टीमेट मेरे पास क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इसके अंदर ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और लेस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो मेरे पास अल्टीमेट क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे ही बनता है क्या इनकम स्टेटमेंट? ऐसे ही बनाते हो इनकम स्टेटमेंट। तो अब आपको मैं अब बताने जा रहा हूं कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड कहां पे होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड के लिए नेट प्रॉफिट काम में कभी नहीं आता। नेट प्रॉफिट जो होता है, ये तो होता है कौन सी अकाउंटिंग का? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का।
और यहां से लेकर के सारा का सारा काम जो पर्सन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीए। कौन करता है? एक बात बताओ, बिजनेस करते हो तो क्या ये नॉन ऑपरेटिंग का कोई रोल है क्या इतना ज्यादा? नहीं है ना। सबसे बड़ा बिजनेस कर रहा हूं मैं, तो बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रोल किससे है? जिस प्रोडक्ट का, जिस सर्विस का मैं बिजनेस कर रहा हूं उससे लिंकअप देना। मतलब मुझे मेन किससे मतलब है मेरे? यहां से लेके यहां तक मतलब होना चाहिए या पूरा मतलब होना चाहिए? एक पिताजी के दो बच्चे, एक पिताजी के दो बच्चे, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ा वाला, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है तो उसके इक्वल, लेकिन रियल इंपॉर्टेंस। अब ये एग्जांपल यहां पे दे तो दिया, अब एक पिताजी के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? कि बच्चों में से इंपॉर्टेंस मैं किसको ज्यादा दूं? बोलूंगा इसको दूंगा तो मेरे लिए खतरा, उसको दूंगा तो मेरे लिए खतरा। तो इसलिए उन्होंने बोला मैं तुम दोनों को एक्सपर्ट बना देता हूं। क्या बना देता हूं? एक्सपर्ट बना देता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर नेट प्रॉफिट निकालना है ना, तो वो तो किसके अंदर निकालना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज का अगर प्रॉफिट किसी एक्सपर्ट, पर्टिकुलर एक्सपर्ट पर्सन से निकालवाना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीएमए बोलते हैं। तुम लोगों ने तुम्हारी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, कभी तुम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस किया क्या? नहीं। हम लोग हमारी लाइफ स्टार्ट करते हैं सीधा नेट प्रॉफिट से। हम लोग किसके पीछे भागते हैं कि हमारे नेट प्रॉफिट का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसी के पीछे भागते हैं। कभी किसी ने इसके ऊपर ध्यान दिया क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर? बस इस कमी को दूर करने के लिए कि नेट प्रॉफिट तो ओवरऑल सारी चीजों को देख करके बनता है, लेकिन रियल जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, रियल के अंदर जो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए जो प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग कौन मैनेज करता है? सीएमए। केवल इतना सा फर्क है सीए और सीएमए के अंदर। काम तो दोनों करते हैं, ये स्पेशली किसके लिए काम करता है? बिजनेस के लिए काम करता है। क्योंकि काफी लोग आपसे भी पूछते होंगे कि सीए क्यों नहीं कर रहा, सीएमए क्यों कर रहा है, पूछते हैं क्या? अब एक बात बताओ, प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाना पसंद करोगे या फिर ऑलराउंडर के पास जाना पसंद करोगे? अब बोलोगे ये तो अवेलेबिलिटी की बात है। एक क्रिकेट टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर होते हैं नहीं होते? ठीक है ना। कपिल देव का नाम लेते हैं, कपिल देव का नाम लेते हैं, बेस्ट ऑलराउंडर उस टाइम के थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। वो उस अकॉर्डिंग की नीड थी ना, कि 1983 में नीड उस पर्सन की थी, उसने अपनी बैटिंग से ही मैच जितवाए। और बोलेंगे बात आती है महेंद्र सिंह धोनी की, बेस्ट फिनिशर का अवार्ड देते हैं, अपनी बेस्ट फिनिशिंग स्टाइल में ही 2012 का वर्ल्ड कप जितवाया था, 2011 का। टाइम की नीड थी ना। तो बस यहां पे भी बात आती है टाइम की, कि आपको किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किस पर्सन की नीड है। जब मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना होगा मैं सीए के पास जाऊंगा, और जब मेरे को मेरे बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास जाऊंगा। और इसी के लिए ही प्रॉपर बिजनेस के अंदर ही डील करने के लिए, बिजनेस का स्पेशलिस्ट प्रॉफिट निकालने के लिए ही, कैलकुलेशन करने के लिए क्या बनाई गई है? कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई गई है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉस्ट एंड अकाउंटिंग के, अभी लेकिन हमारा टाइम लिमिटेड है, क्लास को मुझे यही ओवर करना होगा। कल की क्लास में हम लोग और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे किसके? कॉस्ट अकाउंटिंग के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।